Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the next unit of 12th chemistry, that is unit 14 of biomolecules. तो ये वाली जो यूनिट रहेगी इसे हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज इसका पहला पार्ट है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं उसके बारे में। तो गाइज अपने चैनल पे अब ज्वाइन बटन आ गया है, तो उस ज्वाइन बटन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना एक बार। इसके अलावा आपको MCQ सॉल्व करते वक्त अगर कोई भी डाउट आता है तो आप डाउटनट ऐप के थ्रू उसे इंस्टेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे NV सर, GB सर, आकांक्षा मैम, NJ सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप IIT JEE और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो देखो, जो हमारा लिविंग सिस्टम है हमें पता है कि वो ग्रो करता है, सस्टेन करता है, खुद को रिप्रोड्यूस करता है। सबसे अच्छी बात क्या है लिविंग सिस्टम की कि इसमें नॉन लिविंग एटम्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो ये जो नॉलेज हमें होनी चाहिए कि एक लिविंग सिस्टम के अंदर आखिर केमिकल तरीके से हो क्या रहा है, उस चीज़ को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब जो हमारा लिविंग सिस्टम होता है हमें पता है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो गए, जिनमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं वो असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं हमारे फूड के। अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और जो मॉलिक्यूलर लॉजिक है हमारी लाइफ प्रोसेस का उसे क्रिएट करते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये भी ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो आज इसका पहला पार्ट है और हम पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें। तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनको प्राइमरीली हमारे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका बहुत बड़ा ग्रुप बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ कॉमन एग्जांपल्स कार्बोहाइड्रेट्स के आप लोगों ने सुने होंगे, केन शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनका जनरल फॉर्मूला जो है वो ये है CxH2O. अब इनको हम क्या मानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को नाम से ही पता चल रहा है कि ये कार्बन की हाइड्रेट्स हैं, इसीलिए इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है? जैसे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का वो है C6H12O6, वो इस जनरल फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है। कैसे? देखो, CX तो यानी कि C6, H2O तो y को अगर हम 6 ले ले वापस से तो H2 हमारा H12 हो जाएगा क्योंकि 6 × 2 12 हो जाएगा और O हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, C6H2O6, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बट ऑल द कंपाउंड्स विच फिट इनटू दिस फॉर्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मूला ये है लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में नहीं आते। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे CH3COOH, तो ये हमारे जनरल फॉर्मूला में बैठ रहा है। कैसे? C2H2O2, इस फॉर्मूला में ये फिट बैठ रहा है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरीके से एक और है हमारा रैमनोस, C6H12O5, ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये इस फॉर्मूला में फिट नहीं बैठ रहा है क्योंकि इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप कि 5 आ ही नहीं सकता। क्लियर है? नाउ लार्ज नंबर ऑफ देयर रिएक्शन हैव शोन दैट दे कंटेन स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिनसे ये पता चला है कि इनमें एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। केमिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। कि या तो वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं या ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है या फिर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस पे हमें एल्डिहाइड्स या कीटोन्स देंगे, तो वो हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मीठे मीठे होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं, इसलिए हम उनको शुगर्स बोलते हैं। जो मोस्ट कॉमन शुगर हमारे घरों में यूज़ में आती है वो होती है सुक्रोज, जबकि जो शुगर हमारे मिल्क में यानी कि दूध में प्रेजेंट होती है वो होती है लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको हम सैकराइड्स भी बोलते हैं। ये सैकराइड्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड सैकरॉन से आया है,
CHARON, सैकरॉन, और सैकरॉन का मतलब होता है शुगर। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनको हाइड्रोलाइसिस पे जो बिहेवियर दिखाते हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स में, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। अब सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, आखिर ये होते क्या है। सो अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone is called a monosaccharide। तो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम आगे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते कि उससे हमें और छोटी कोई एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाए, उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं। अब लगभग 20 मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो नेचर में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा ओलिगोसैकेराइड। So ऐसे carbohydrates that yield 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis are called oligosaccharides। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से लेके 10 तक की मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो हैं वो दे सकते हैं हमें हाइड्रोलाइसिस करने पे, उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। अब जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं उन्हें हम और भी आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। दे कैन बी डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, डिपेंडिंग कि कितनी मोनोसैकेराइड्स वो लोग जो है यील्ड कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस पे। अगर कोई ओलिगोसैकेराइड है जो 2 मोनोसैकेराइड्स दे रही है तो वो डाइसैकेराइड हो गई, कोई 4 दे रही है तो वो टेट्रासैकेराइड हो गई। क्लियर है। अब इनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो डाइसैकेराइड्स होती है। अब जब डाइसैकेराइड का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमें ऑब्टेन होती है वो अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। जैसे सुक्रोज जो है वो हमारा डाइसैकेराइड है, जब हम उसको हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज का मिलता है और एक मॉलिक्यूल हमें फ्रक्टोज का मिलता है। जबकि अगर हम माल्टोज, जो कि अगेन एक डाइसैकेराइड है, उसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो उसमें हमें 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के ही मिलेंगे। तो इसमें हमारी दोनों मोनोसैकेराइड सेम है, जबकि इसमें हमारी दोनों मोनोसैकेराइड जो है वो अलग अलग है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारी थर्ड टाइप पे, जो कि है पॉलीसैकेराइड्स। सो द कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो बहुत ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रदान करते हैं, यील्ड करते हैं हाइड्रोलाइसिस पे, यानी कि 10 से भी ज्यादा, तो वो हो गए हमारे पॉलीसैकेराइड्स। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, गम्स हो गया, ये सब हमारे पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स जो है वो स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में, इसलिए हम इनको नॉन शुगर्स भी बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। अब जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फेलिंग सोल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट, इन दोनों को रिड्यूस कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है। अब जितने भी हमारे मोनोसैकेराइड्स होती हैं, चाहे वो एल्डोस हो चाहे वो कीटोस हो, यानी कि चाहे उनमें एल्डिहाइड ग्रुप हो चाहे उनमें कीटोन ग्रुप हो, वो सब रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। सिर्फ मोनोसैकेराइड्स की बात करिए यहाँ पे, डाइसैकेराइड्स में से कोई नॉन रिड्यूसिंग है और कोई रिड्यूसिंग है, वो हम बाद में देखेंगे। क्लियर हो गया। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स आती है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, जिसके बारे में पढ़ना जरूरी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वाले पार्ट से। नहीं तो जो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं उन्हें हम आगे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। किस बेसिस पे? नंबर ऑफ कार्बन आटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम, कि उनमें कितने कार्बन आटम्स हैं और दूसरा उनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर एक मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे हम बोलेंगे एल्डोस, और अगर उसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे कीटोस। अब यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पे, तो यही है हमारे अलग अलग टाइप के मोनोसैकेराइड। जैसे 3 कार्बन आटम है तो जनरल टर्म क्या होगी इसके लिए? ट्रायोस। अब अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे एल्डोट्रायोस, कीटोन ग्रुप है तो उसको बोलेंगे कीटोट्रायोस। इसी तरीके से 4 कार्बन एटम्स वाला जो है वो टेट्रोस होगा, जिसमें वो एल्डोटेट्रोस भी हो सकता है और कीटोटेट्रोस भी हो सकता है। 5 कार्बन एटम्स वाला जो है वो पेंटोस होगा, जो कि एल्डोपेंटोस भी हो सकता है और कीटोपेंटोस भी हो सकता है। फिर 6 कार्बन एटम वाला जो है वो एक्सोस होगा, जो एल्डोहेक्सोस और कीटोहेक्सोस दोनों की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे ही 7 कार्बन एटम्स वाला हेप्टोस होगा, जो कि एल्डोहेप्टोस और कीटोहेप्टोस दोनों हो सकते। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे पहले इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड पे, जो कि है ग्लूकोज। सो ग्लूकोज जो है नेचर में फ्रीली अकर करता है और कंबाइंड फॉर्म में भी, तो दोनों तरीके से मिलता है हमें, फ्री फॉर्म में भी और कंबाइंड फॉर्म में भी। अब जो हमारे मीठे मीठे फ्रूट्स होते हैं, जो हमारा शहद होता है, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है।
और जो हमारे पके हुए अंगूर होते हैं, राइप ग्रेप्स जो होते हैं, उनमें भी ग्लूकोज होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब हमारे ग्लूकोज जो है उसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, उसके मेथड्स देख लेते हैं। पहले दो मेथड है, एक तो हम सुक्रोज यानी कि केन शुगर से उसे प्रिपेयर करें, और दूसरा मेथड है कि उसे हम स्टार्च से प्रिपेयर करें। तो केन शुगर में क्या है, अगर हम सुक्रोज को डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ बॉईल कराएं एक अल्कोहलिक सोल्यूशन में, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो मिलेंगे इक्वल अमाउंट्स में। ये रिएक्शन होता कैसे है, C12H22O11, ये हमारा केन शुगर है या सुक्रोज है, इसको हमने बॉईल करवाया H+ यानी कि HCl और H2SO4 का है ये H+, तो ये हमें देगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये हो गया हमारा फ्रक्टोज और ये हो गया हमारा ग्लूकोज। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। देन सेकेंड जो हमारा मेथड है वो है स्टार्च से। तो कमर्शियल लेवल पे अगर हमें ग्लूकोज को ऑब्टेन करना है तो हम स्टार्च के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। कैसे, हम स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करा के 393 केल्विन पे प्रेशर के अंडर। तो इसमें क्या होगा, हमारा स्टार्च को हमने ले लिया C6H10O5 ये हमारा स्टार्च होता है, या सेल्यूलोज भी मान लो इसको, प्लस इसमें हमने n मोल्स ऑफ वाटर मिलाया यानी कि हाइड्रोलाइसिस कराया H+ यानी कि H2SO4 की प्रेजेंस में 393 केल्विन पे, और 2 से 3 एटमॉस्फेयर का हम प्रेशर लगाते हैं, तो हमें n मोल्स C6H12O6 के मिल जाए। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा प्रिपरेशन। अब आते हैं ग्लूकोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इसका स्ट्रक्चर। सो ग्लूकोज जो है वो एक एल्डोहेक्सोज है, यानी कि इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं और एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसको हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। अब ये जो है मोनोमर है बहुत सारे बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स का, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, तो उनका मोनोमर है, यानी कि जो हमारे स्टार्च और सेल्यूलोज हैं वो ग्लूकोज के बने हुए होते हैं, क्योंकि ये सब पॉलीमर्स हैं हमारे। देन इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, और ऐसा माना जाता है कि पूरी अर्थ पे सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है ग्लूकोज। अब इसको जो है ये स्ट्रक्चर दिया गया था जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रक्चर क्यों दिया गया था इसको, क्योंकि कुछ एविडेंसेस मिले थे हमें, जिसकी वजह से हमें समझ में आया कि इसको यही स्ट्रक्चर जो है वो दिया जाना चाहिए। तो पहला एविडेंस क्या था, पहला एविडेंस था कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H12O6 था। तो देखो यहाँ पे हमारे 6 कार्बन एटम दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमारे 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो पहला तो ये हो गया कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C6H12O6। दूसरा, जब हमने इसको बहुत देर तक HI के साथ हीट कराया तो इसने N हेक्सेन दिया हमें, जो क्या सजेस्ट कर रहा था कि जो 6 कार्बन एटम्स हैं वो स्ट्रेट चेन में एक दूसरे से लिंक्ड है। तो जैसे CHO CHOH होल 4 CH2OH ये हमारा ग्लूकोज है, इसको हमने HI से हीट कराया तो इसने हमें CH3 CH2 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 CH3 यानी कि N हेक्सेन दे दिया। तो ये क्या दिखा रहा था कि हमारे 6 कार्बन एटम जो है वो स्ट्रेट चेन में लिंक्ड है। तीसरा एविडेंस हमें क्या मिला, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म एन ऑक्साइम एंड एड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रिन, and these reactions confirm the presence of carbonyl group in glucose। तो हुआ क्या, जब हमने ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल अमाइन से ट्रीट करवाया यानी कि NH2OH से, तो इसने हमें ऑक्साइम दिया यानी कि CH डबल बॉन्ड N OH, फिर CHOH होल 4 और नीचे हमारा CH2OH। फिर जब इस ऑक्साइम में हमने HCN ऐड करवाया यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड, तो इसमें हमें मिला CH CHOH होल 4 CH2OH, और इस CH पे हमारा एक तरफ CN और एक तरफ OH जो है वो लग गया। तो इससे हमें ये पता चला कि C डबल बॉन्ड O वाला यानी कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये प्रेजेंट है ग्लूकोज में। फिर चौथा जो एविडेंस था वो क्या बोल रहा था, दैट ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज ग्लूकोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। चौथा ये था कि जब हमने ग्लूकोज को बहुत ही माइल्ड वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर से ट्रीट कराया तो इसने हमें ग्लूकोनिक एसिड दिया जो कि 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड था। ये रिएक्शन कैसे हुआ, CHO CHOH होल 4 CH2OH,
इसको हमने ट्रीट करवाया ब्रोमीन वाटर से यानी कि Br2 वाटर से, तो इसने हमें दिया COOH, CHOH होल 4 और CH2OH। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोनिक एसिड। देन फिफ्थ एविडेंस वाज दैट एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड gives glucose pentacetate which confirms the presence of 5 OH groups। अब जब हमने ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करवाया किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो इसने हमें ग्लूकोज पेंटाएसिटेट दिया। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऊपर हमारा CHO है, बीच में है हमारा CH सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये पूरा हमारा होल 4 था, और नीचे था हमारा CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाने पे हमें ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मिला, जिससे ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अब ये एक स्टेबल कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करता है, इसीलिए जो 5 OH ग्रुप्स हैं वो अलग अलग कार्बन एटम्स पे अटैच होने चाहिए। ये बात भी समझ आ गई इससे। देन सिक्स्थ एविडेंस वाज दैट ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड both yield a dicarboxylic acid known as saccharic acid which indicates the presence of a primary alcoholic group in glucose। अब जब हमने नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करवाया तो उसमें ग्लूकोज ने भी और ग्लूकोनिक एसिड दोनों ने ही हमें एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दिया जो कि था सैकरिक एसिड। तो हमने जब इसको ट्रीट करवाया, इसको ऑक्सीडाइज करवाया नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमें मिला COOH, CHOH होल 4 और COOH, यानी कि ग्लूकोनिक एसिड में तो सिर्फ एक ही COH ग्रुप था, जब दोनों तरफ COH ग्रुप आ गया तो ये बन गया हमारा सैकरिक एसिड। और ऐसे ही ग्लूकोनिक एसिड का जब हमने ऑक्सीडेशन कराया तो भी हमें सैकरिक एसिड जो है वो मिल गया। तो इससे क्या चीज़ हमारी प्रूव हो गई कि प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप जो है वो ग्लूकोज में प्रेजेंट। क्लियर है। अब जो एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल मतलब जो स्पेस वाला है, स्पेशल नहीं, स्पेशल अरेंजमेंट जो है अलग अलग OH ग्रुप्स का, वो फिशर ने दिया बाद में, जब उन्होंने और भी सारी प्रॉपर्टीज इसकी स्टडी कर ली तब। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। CHO ग्रुप रहेगा हमारा ऊपर, उसके बाद एक सीधी लाइन बनेगी, फिर यहाँ पे रहेगा हमारा H, यहाँ OH, फिर नीचे इसके OH, फिर H, फिर अगेन H, OH, फिर H, OH, और सबसे नीचे रहेगा हमारा CH2OH। तो इसको हमने 1 नाम दे दी। ये हमारा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है ग्लूकोज का। दूसरी तरफ अगर यही चीज़ ग्लूकोनिक एसिड होगी तो इसमें यहाँ पे ये सब चीज़ें सेम रहेगी, बस CHO की जगह COOH जो है वो लग जाए। फिर जो सैकरिक एसिड है उसमें भी ये सब चीज़ें सेम रहेंगी, H इधर OH इधर, दूसरे वाले में OH इधर इधर H, बस दोनों तरफ हमारा COOH ग्रुप लग जाएगा। तो जो हमारा ग्लूकोनिक एसिड वाला रहेगा उसको हम सेकंड स्ट्रक्चर दे देंगे, और सैकरिक एसिड वाला जो रहेगा उसको हम थर्ड स्ट्रक्चर दे देंगे। क्लियर है। अब ग्लूकोज को जो है उसको करेक्ट नाम अगर हमें देना है तो उसको हम बोलते हैं D प्लस ग्लूकोज। अब जो D है नाम के पहले ग्लूकोज के, वो उसका कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, और प्लस का मतलब क्या है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर है मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको कि D का मतलब वो नहीं है कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो कर रहा है, लाइट को, जो ऑप्टिकल लाइट है उसे राइट में घुमाता है ग्लूकोज, उस चीज़ से रिलेटेड नहीं है जो हमने पहले पढ़ी थी यूनिट 10 में, उससे रिलेटेड नहीं है ये, क्योंकि वो वाला जो D और L है उसे हम शॉर्ट लेटर्स में शो करते हैं। तो ये जो लेटर्स हम D या L किसी कंपाउंड के आगे लगा रहे हैं वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स the relative configuration of a particular stereoisomer of a compound with respect to configuration of some other compound, configuration of which is known। तो यह है कि किसी एक कंपाउंड का जिसका कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है उसके हिसाब से हमारा जो ये वाला कंपाउंड है उसके एक स्टीरियो आइसोमर का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके बेसिस पे हम ये D या L जो है वो नाम देते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के केस में दिस रेफर्स टू देयर रिलेशन विद अ पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। तो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में ये रिलेशन जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड के आइसोमर के हिसाब से दिया जाता है। जो ग्लिसरल्डिहाइड होता है हमारा, उसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है जो कि 2 इनैंशियोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। कैसे? एक इनैंशियोमेरिक फॉर्म हो गई हमारी इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, और दूसरी इनैंशियोमेरिक फॉर्म जो है उसमें हमारा
जो OH है वो इधर आ जाएगा और H जो है वो इधर चला जाएगा। ये हो गई हमारी माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब जो प्लस वाला आइसोमर है ग्लिसरॉल्डिहाइड का, उसका डीकॉन्फिगरेशन होता है। इसका मतलब कि जब उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम पेपर पे लिख रहे हैं स्पेसिफिक कन्वेंशन यूज करके, तो OH ग्रुप जो है वो राइट में होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड जो केमिकली हमारे डी आइसोमर से रिलेटेड हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के, उनको हम डी कॉन्फ़िगरेशन देंगे, जबकि जो एल आइसोमर से रिलेटेड है उन्हें हम एल कॉन्फ़िगरेशन देंगे। तो जो हमारा एल आइसोमर है उसमें OH ग्रुप हमें लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना होता है। अब मोनोसैकेराइड्स का जब हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं, सो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो है उसे हमें कंपेयर करना होगा, जैसे कि इस केस में हम इसको कर रहे हैं। ओके, तो जो हमारा प्लस ग्लूकोज है उसमें OH जो कि लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे प्रेजेंट है वो राइट साइड में है। देखो ये जो है हमारा ये लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसमें जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, इसीलिए हमने ग्लूकोज को डी कॉन्फ़िगरेशन दिया है। बाकी जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स है ग्लूकोज के, उनको हम इस कंपैरिजन के लिए कंसिडर नहीं करते। इसके अलावा ग्लूकोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से लिखते हैं कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन है वो टॉप पे रहे, और इन दोनों ही केसेस में वो CHO है। क्लियर हो गया ये चीज। अब चलते हैं हमारे ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर पे। अब जो स्ट्रक्चर 1 देखा था हमने ग्लूकोज का, यानी कि ये वाला, उससे हमारे इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सप्लेन हो गई, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस थे, कुछ फैक्ट्स थे जो कि ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और वो कौन कौन से फैक्ट्स थे? पहला फैक्ट था, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। अब इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज के पास, उसके बावजूद भी ये शिफ्ट टेस्ट जो है वो नहीं देता है और हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है जब हम इसे NaHSO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो दूसरा फैक्ट था, जो पेंटा एसीटेट देखा था हमने ग्लूकोज का, वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता, जिससे क्या इंडिकेट होता है कि जो CHO ग्रुप है वो प्रेजेंट तो है लेकिन वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। और तीसरा, ऐसा माना गया है कि ग्लूकोज जो है वो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको नाम दिया गया है अल्फा और बीटा। तो जो अल्फा ग्रुप है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन। इसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं? अगर हम ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को 303 केल्विन पे क्रिस्टलाइज करें तो, जबकि जो बीटा फॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 423 केल्विन। और ये कैसे मिलता है? जब हम हॉट और सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन जो है ग्लूकोज का, उसको 371 केल्विन पे क्रिस्टलाइज करते हैं तब। अब ये बिहेवियर जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए ये प्रपोज किया गया कि एक OH ग्रुप जो है वो CHO ग्रुप में ऐड हो रहा है और एक साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर जो है बना रहा है। फिर ये पता लगाया गया कि ग्लूकोज जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है, जिसमें जो 5th कार्बन एटम का OH होता है वो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहता है। यही चीज एक्सप्लेन करती है कि क्यों CHO ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है। दूसरी तरफ ये चीज भी एक्सप्लेन हो जाती है कि ग्लूकोज जो है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों साइक्लिक फॉर्म्स जो हैं वो उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ इक्विलिब्रियम में रहती हैं। और वो कौन सी हैं? ये देखो, ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ये हमारे दोनों रिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें ये अल्फा वाला है और ये बीटा वाला है। तो ये C5 पे जो OH ग्रुप था हमारा, देखो वो इन्वॉल्व है हमारी रिंग फॉर्मेशन में, और इसमें भी। तो ये अल्फा हो गया हमारा और ये बीटा हो, ठीक है। अब जो 2 साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स है हमारी ग्लूकोज की, वो सिर्फ C1 एटम पे जो कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का उसमें डिफर कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है राइट हैंड साइड में, जबकि बीटा में OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे और H राइट हैंड साइड पे है। बाकी सब सेम है, HOH, यहाँ पे भी HOH है, यहाँ पे OHH है, यहाँ पे भी OHH है, यहाँ पे HOH है, यहाँ पे भी HOH है। तो सिर्फ C1 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से अल्फा और बीटा में डिफरेंस आता है, और इस C1 कार्बन को हम एनुमेरिक कार्बन भी बोलते हैं। साइक्लाइजेशन से पहले हम इसको एल्डिहाइड कार्बन बोलते थे, लेकिन साइक्लाइजेशन के बाद हम इसको एनुमेरिक कार्बन बोल रहे हैं। अब इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं, यानी कि जो अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म हमने देखी, इनको हम एनोमर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बात ध्यान रखनी है, इनको हम क्या बोलते हैं? एनोमर्स। अब जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, उसको हम बोलते हैं पायरेनोस स्ट्रक्चर, चाहे वो अल्फा हो चाहे बीटा हो, और इसकी एनालॉगी आती है हमारे पायरन से।
पायरन क्या है, एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम और 5 कार्बन एटम्स जो है वो रिंग में प्रेजेंट होते हैं। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरीके का होता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक O आता है और यहाँ हमारे 2 डबल बॉन्ड्स रहते हैं, तो 5 कार्बन एटम्स हो गए हमारे और एक ऑक्सीजन एटम, ये रिंग में रहते हैं हमारे। अब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है ग्लूकोज का वो आपको इस तरीके से दिखाई दे ही रहा है। ये अल्फा वाला हो गया और ये बीटा वाला हो गया। तो सिर्फ C1 जो है उसमें डिफरेंस है, ऊपर H आ रहा है, यहाँ पे OH आ रहा है, जबकि इसमें ऊपर OH है और नीचे H है। ये एरोमेरिक कार्बन है। क्लियर हो गया। तो अल्फा डी ग्लूकोज हम इस तरीके से शो करते हैं और बीटा डी ग्लूकोज को हम इस तरीके से शो करते हैं। अब ये पायरेनॉस स्ट्रक्चर है इसलिए हम इसको अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉस और इसको बीटा डी ग्लूकोपायरेनॉस बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा ग्लूकोज। अब चलते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड पे जो कि है फ्रक्टोज। तो जो फ्रक्टोज है हमारा वो एक इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज है, यानी कि इसमें भी 6 कार्बन एटम्स हैं लेकिन इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक ये डिफरेंस हो गया कि वो एल्डोहेक्सोज था जबकि फ्रक्टोज जो है वो एक कीटोहेक्सोज है। अब जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तब हमें ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज भी मिल जाता है, अभी देखा ही था हमने। अब ये एक नेचुरल मोनोसेक्राइड है जो कि हमें फ्रूट्स में मिलता है, हनी में मिलता है, वेजिटेबल्स में मिलता है। अब इसकी प्योर फॉर्म में हम इसको स्वीटनर की तरह काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सीधे इसके स्ट्रक्चर पे। तो आपको दिखाई दे ही रहा है ये इसका स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है जो ग्लूकोज का था, यानी कि C6H12O6। अब रिएक्शन के बेसिस पे ऐसा पता लगा कि इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है कार्बन नंबर 2 पे। हमारा ग्लूकोज में क्या था, CHO जो था वो फर्स्ट कार्बन आइटम पे प्रेजेंट था, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो C2 पे प्रेजेंट है और 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है इसमें भी स्ट्रेट चेन में, जैसा कि ग्लूकोज में था। ये भी D सीरीज को बिलोंग करता है और ये एक लेवोरोटेटरी कंपाउंड है। बिलोंग D सीरीज को करता है लेकिन है लेवोरोटेटरी। ठीक है, क्लियर रखनी है ये चीज। इसीलिए इसको हम लिखते कैसे हैं, D माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, D प्लस नहीं लिखेंगे, D माइनस लिखेंगे। इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। अब जो फ्रक्टोज है वो 2 साइक्लिक फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करता है। वो 2 साइक्लिक फॉर्म्स हम कैसे ला सकते हैं, अगर हम C5 पे OH ग्रुप ऐड कर दे तो जो रिंग बनेगी वो 5 मेंबर्ड रिंग होगी। ग्लूकोज में हमारी 6 मेंबर्ड रिंग थी लेकिन इसमें, यानी कि पायरेनोस थी, लेकिन इसमें हमारी 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी जिसको हम फ्यूरेनोस बोलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूरान की तरह होगा। फ्यूरान जो है वो एक 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन एटम्स होते हैं, जबकि पायरन में हमने क्या देखा था कि एक ऑक्सीजन था और 5 कार्बन एटम थे, क्योंकि वो 6 मेंबर्ड रिंग था। ये 5 मेंबर्ड रिंग होता है। तो हमारा जो फ्रक्टोस है उसकी रिंग 5 मेंबर्ड रिंग होती है। तो इस तरीके से बनता है। ये जो C5 वाला है उससे हमने अटैच करवाया C2 को, OH ग्रुप को, और यहाँ पे इस तरीके से। अब इसमें हमारा क्या डिफरेंस आ रहा है कि जो हमारा सेकंड कार्बन एटम है उसके राइट में अगर CH2OH है तो वो बीटा होगा और अगर लेफ्ट में CH2OH है तो वो अल्फा होगा। और अल्फा डी फ्रक्टिव फ्यूरेनॉस और बीटा डी फ्रक्टिव फ्यूरेनॉस का साइक्लिक स्ट्रक्चर जो वो इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें हमारे 2 कार्बन एटम्स जो हैं वो रिंग से बाहर रहेंगे। क्लियर हो गया। अब इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम हैवर्थ स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। हैवर्थ स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है फ्रक्टोज के 2 एनोमर्स का उन्हें शो कर सकते हैं। क्लियर हो गया। फ्रक्टोज तो ग्लूकोज के जैसा ही है, बस इसमें एक ही डिफरेंस है कि इसमें 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनती है और ग्लूकोज में हमारी 6 मेंबर्ड रिंग थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोनोसेकेराइड्स कंप्लीट। अब जंप करते हैं हम सीधे हमारे डाइसेकेराइड्स पे। तो डाइसेकेराइड्स क्या होता है हमने पढ़ लिया। हाइड्रोलाइसिस पे जब हम उनको डाइल्यूट एसिड या एंजाइम से हाइड्रोलाइज करा रहे हैं तो वो 2 मॉलिक्यूल्स देंगे हमें। अब वो 2 मॉलिक्यूल्स जो है मोनोसेकेराइड के वो सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अब जो 2 मोनोसेकेराइड्स हमें मिलते हैं वो एक दूसरे के साथ ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू ज्वाइन रहते हैं। वो ऑक्साइड लिंकेज बनता क्या है, जब एक वाटर मॉलिक्यूल हमारा लॉस हो जाता है उस लॉस के थ्रू ऑक्साइड लिंकेज जो है वो बनता है। अब इस तरह का जो लिंकेज होता है दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बीच में ऑक्सीजन एटम के थ्रू, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। डाइसेकेराइड में अगर जो रिड्यूसिंग ग्रुप है मोनोसेकेराइड का, जैसे एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप, अगर वो बॉन्डेड है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हो जाएंगी, जैसे सुक्रोज है। दूसरी तरफ जिन शुगर्स में फंक्शनल ग्रुप फ्री रहता है वो रिड्यूसिंग शुगर्स होती है, जैसे माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। तो एक बात ध्यान रखनी है, मोनोसेकेराइड्स जो हैं वो सारी हमारी रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं,
लेकिन डाइसैकेराइड्स जिनमें फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वही रिड्यूसिंग शुगर्स होंगी, जैसे माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया। अगर ये फंक्शनल ग्रुप हमारे बॉन्डेड हैं जैसा कि सुक्रोज में होता है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। क्लियर हो गया। अब सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज जो हैं इन तीनों के स्ट्रक्चर्स के बारे में और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो पहला आता है हमारा सुक्रोज। नाउ सुक्रोज इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सैकराइड्स which on hydrolysis give equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose। तो सुक्रोज जो है वो मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड है और उसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों दे देती है। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से दिखा देती हूँ रिएक्शन। C12H22O11 हाइड्रोलाइसिस पे C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस C6H12O6 यानी कि फ्रक्टोज देगा। अब जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी कि जो दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड रहती है। और एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता किस किस के बीच में है? जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है उसके C1 के बीच में और जो बीटा डी फ्रक्टोज है उसके C2 के बीच में। तो C1 और C2 के बीच में रहता है ये लिंकेज। अब जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के वो दोनों ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व है, क्योंकि हमें पता है कि ग्लूकोज का जो C1 होता है उस पे CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है और जो फ्रक्टोज है उसके C2 पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमारे दोनों ही ग्रुप जो हैं वो इस बॉन्ड में उलझ गए हैं, बॉन्ड हो गए हैं। इसीलिए जो सुक्रोज बनता है हमारा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अंदर चले गए हमारे दोनों फंक्शनल ग्रुप और वो फ्री नहीं है। अब शुगर जो है वो डेक्सोरोटेटरी है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के बाद वो डेक्सोरोटेटरी ग्लूकोज और लेवोरोटेटरी फ्रक्टोज देती है। लेकिन अगर सुक्रोज को हम देखें तो वो डेक्सोरोटेटरी होती है। अब जो लेवोरोटेशन होता है फ्रक्टोज का वो होता है -92.4 डिग्रीज और जो ग्लूकोज का डेक्सोरोटेशन होता है वो होता है +52.5 डिग्रीज। तो जो हमारा लेवोरोटेशन है वो ज़्यादा है, इसलिए जो हाइड्रोलाइसिस के बाद हमारा मिक्सचर बनता है वो लेवोरोटेटरी होता है। अब जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो रोटेशन का जो साइन है वो भी चेंज हो जाता है। डेक्सोरोटेटरी का साइन क्या है हमारा प्लस, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के बाद ये साइन हो जाता है माइनस और जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट डाइसैकेराइड पे जो कि है माल्टोज। माल्टोज जो है एक दूसरा डाइसैकेराइड है जिसमें 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स ही प्रेजेंट होती हैं, यानी कि सेम टाइप की मोनोसैकेराइड होती है इसमें। अब इसमें लिंकेज किस किस के बीच में होता है? एक ग्लूकोज का तो C1 हो जाता है और दूसरे ग्लूकोज का C4 हो जाता है, यानी कि एक एल्डिहाइड ग्रुप हमारा फ्री रहता है दूसरी वाली ग्लूकोज यूनिट का, क्योंकि दूसरी वाली ग्लूकोज यूनिट में हम C4 से लिंकेज करा रहे हैं, जबकि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो C1 पे प्रेजेंट है। तो जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है हमारा वो सेकेंड ग्लूकोज के C1 पे होता है, जिसकी वजह से ये माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो करता है और इसीलिए हम इसको रिड्यूसिंग शुगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये C1 है, ये C4 है, जो कि दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व है। अब आते हैं हमारे लास्ट डाइसैकेराइड पे जो कि है लैक्टोज। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर बोलते हैं क्योंकि ये डाइसैकेराइड जो है वो हमें मिल्क में मिलती है। अगर आप लोगों ने कभी फीका दूध पिया है तो उसमें भी एक अलग तरह की मिठास होती है, तो वो ही इस लैक्टोज की वजह से आती है। अब इसमें 2 यूनिट्स होती हैं, एक तो हमारा बीटा डी ग्लूकोज होता है और दूसरा होता है हमारा बीटा डी गैलेक्टोज। अब इन दोनों में क्या है, लिंकेज जो है वो C1 जो होता है हमारे गैलेक्टोज का उसके बीच में और जो हमारा ग्लूकोज है उसके C4 के बीच में प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा ग्लूकोज है उसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री रहता है C1 पे, इसलिए ये लैक्टोज जो है ये भी रिड्यूसिंग शुगर ही होती है। अब जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, यानी कि C6H12O6, लेकिन जैसे फ्रक्टोज से इसका डिफरेंस था वैसे ही गैलेक्टोज जो है वो भी ग्लूकोज से डिफर करता है। हालांकि ये भी 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है, लेकिन इसमें एक ही डिफरेंस है। देखो, जो हमारा ये वाला कार्बन एटम है इसमें यहाँ OH है और नीचे H होता है, जबकि ग्लूकोज में यहाँ पे H है और नीचे OH है। तो वही एक OH का ही डिफरेंस आ रहा है और ये डिफरेंस आ रहा है C4 पे। तो बस सिर्फ एक OH का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका ही डिफरेंस है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर हो गया। तो जो हमारा सुक्रोज है वो बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से,
माल्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, और लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। अब इसको ध्यान रखने का क्या तरीका है, देखो बहुत ही सिंपल है। लैक्टोज को तो आप बहुत इजीली ध्यान रख सकते हो, ग्लूकोज तीनों में है, ये बात ध्यान रखनी है, तीनों जो डाइसैकेराइड है उसमें ग्लूकोज तो है। अब दूसरा कैसे याद रखोगे, जो लैक्टोज है उसमें हमारा गैलेक्टोज भी है, तो एक तरह से इसमें हमारा लैक्टोज नाम भी आ रहा है, तो ये याद हो जाएगा हमें गैलेक्टोज का। माल्टोज का इस तरीके याद रख सकते हो कि मिलके काम कर रहे हैं, तो दो ग्लूकोज जो है वो मिलके काम। इसके अलावा बचा ही हमारा एक सुक्रोज जिसमें कि फ्रक्टोज प्रेजेंट है, तो वो ऑलरेडी याद रह जाए। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे डाइसैकेराइड्स। अब चलते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी पे जो कि है पॉलीसैकेराइड्स। अब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि पॉलीसैकेराइड्स जो है उसमें बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, और किससे जुड़ी रहेंगी, ऑब्वियसली ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस से। नाउ पॉलीसैकेराइड्स आर दी मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। सबसे ज्यादा नेचर में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी है ये मेनली फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल की तरह काम में आते हैं। तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है वो है स्टार्च। स्टार्च जो है वो मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है प्लांट्स का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स भी है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। हाई कंटेंट जो होता है स्टार्च का वो किस किस में देखने को मिलता है हमें, सीरियल्स में, रूट्स में, ट्यूबर्स में और कुछ वेजिटेबल्स में भी। अब होता क्या है ये, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अब ये होता तो अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, लेकिन इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज क्या होता है, ये एक वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है जिसमें लगभग 15 से 20% स्टार्च होता है। केमिकल लेवल पे अगर हम देखें तो अमाइलोज एक लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन है जिसमें 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, जो कि एक दूसरे से C1C4 वाले ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस से कनेक्टेड रहती है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये हमारा अमाइलोज ही है। क्लियर है, ये अल्फा लिंकेजेस हैं जिसके थ्रू हमारी यूनिट्स जो है अल्फा डी ग्लूकोज की वो जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ आता है हमारा अमाइलोपेक्टिन। ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में और इसमें लगभग 80 to 85% स्टार्च होता है। ये एक ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का, जिसमें 2 लिंकेजेस होते हैं। चेन जो है वो C1C4 से बनती है और जो ब्रांचिंग है वो C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से होती है। यानी कि जो ये एक चेन बनेगी पर्टिकुलर, इसमें जो लिंकेज है वो C1C4 है, और जब ये दूसरी चेन से जुड़ेगा तो ये जो ब्रांचिंग वाली होगी लिंकेज वो C1C6 वाली होगी। क्लियर है, तो इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। अमाइलोज जो है वो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है, जबकि अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल कंपोनेंट है। इसमें सिर्फ 15 से 20% स्टार्च होता है, जबकि इसमें 80 to 85% स्टार्च होता है। फिर जो अमाइलोज है वो एक अनब्रांच्ड चेन है, जबकि इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। इसमें सिर्फ C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, जबकि इसमें C1C4 भी है और C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉलीसैकेराइड पे जो कि है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो हमें प्लांट्स में मिलता है और ये सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्लांट किंगडम का। ठीक है, ये एक प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट सेल्स की सेल वॉल का। सेल्यूलोज जो है वो एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मिलता है, हमें दिखाई दे रहा है आपको, ये एक स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है जिसमें सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, जो कि एक दूसरे से C1C4 वाले लिंकेजेस से कनेक्टेड रहती है। इस तरीके से ये इसका C4 है, इसका C1 है, ये इसका C4 है, ये इसका C1। तो ये एक स्ट्रेट चेन रहती है जिसमें बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स है। तो स्टार्च में हमारी अल्फा डी थी और सेल्यूलोज में हमारी बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स है। तो ये डिफरेंस है दोनों। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है ग्लाइकोजन। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स एनिमल बॉडी में स्टोर होते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होते हैं। जैसे प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में होते हैं, वैसे हमारे अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहते हैं। इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि अमाइलोपेक्टिन में जितनी ब्रांचिंग होती है उससे कहीं ज्यादा ब्रांचिंग ग्लाइकोजन में प्रेजेंट होती है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन जैसा है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग जो है वो ज्यादा है। ये लिवर, मसल्स, ब्रेन इन सब में हमें दिखाई देता है। अब जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो उसमें एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे ग्लाइकोजन जो है उसे तोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें ग्लूकोज मिलता है। इसीलिए ये हमारी बॉडी में स्टोरेज का काम करता है, एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, जिसको तोड़ के हम
ग्लूकोज जो है उसे पा सकते हैं। अब जो ग्लाइकोजन है वो यीस्ट और फंजाई में भी मिलता है। क्लियर हो गए? तो ये थे हमारे मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड्स। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट पार्ट पे, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स का इम्पोर्टेंस। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की लाइफ के लिए बहुत असेंशियल है, हमारे फूड का एक बहुत मेजर पोर्शन बनाते हैं ये। दूसरी तरफ हनी जो है, जो शहद है, उसे हम काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, और जो आयुर्वेदिक सिस्टम है मेडिसिन का, उसमें जो हमारे वैद्य होते थे उन्होंने कहा है कि हनी जो है वो एनर्जी का इंस्टेंट सोर्स भी होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स के तरह काम में आते हैं, जैसे कि प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। दूसरी तरफ बैक्टीरिया और प्लांट्स की जो सेल वॉल होती हैं वो भी सेलुलोज की बनी हुई होती हैं। सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसेकेराइड है। अब हम जो फर्नीचर बनाते हैं वो सब हम सेलुलोज से बनाते हैं, जो कि वुड की फॉर्म में होता है, और हम जो अपने आप को कपड़े पहनाते हैं, क्लोथ करते हैं अपने आप को, वो भी सेलुलोज से कराते हैं, जो कि कॉटन फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये हमें रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे टेक्सटाइल्स हो गया, पेपर हो गया, लैकर्स हो गया, ब्रूरीज हो गई। लैकर्स क्या है? मैंने बताया था, जो ट्रांसपेरेंट पेंट होता है जो हम वुड वगैरह पे करते हैं उनकी शाइनिंग बढ़ाने के लिए, तो वो हो गया लैकर्स। फिर 2 एल्डोपेंटोसेस हैं हमारे, डी राइबोस और 2 ऑक्सी डी राइबोस, ये हमारे न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि हमारे जो 2 कार्बोहाइड्रेट्स हैं एक तरह से, वो हमारे न्यूक्लिक एसिड में मिलते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे बायोसिस्टम में भी मिलते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का पहला पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम प्रोटीन्स, विटामिन्स और एंजाइम्स के बारे में बात करें। सो मैं होप करती हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो गाइस, लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हो। इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इसके अलावा 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।